हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति, राजनीतिक फैसले और विकास। तो दोस्तों, हम राजनीतिक फैसले और विकास के बारे में बात करेंगे। इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था और सभी इसका दोहन बाकी था। तो क्या देखा दोस्तों, इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी, निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह था, है ना। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था, माने लोग यूज नहीं किए थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। तो अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं, है ना, और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। आगे क्या दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। आपको आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग जाए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छीन जाएगी। पर्यावरणविद को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषण होगा। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। तो क्या देखा है दोस्तों, आदिवासियों को डर लग रहा है कि उद्योग लग जाएंगे तो इनको घर बार विस्थापित होना पड़ेगा, आजीविका छीन जाएंगे। आजीविका का मतलब होता है दोस्तों, जो जिस काम करके लोग अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं बस चलाते हैं, तो उस जो आदिवासी का जी क्या है, पेड़ पौधों से उसका आजीविका जुड़ा हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण होगा और केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। आगे दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। आपको राजनीतिक टकराव, खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। तो खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्री के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। और जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, जन के द्वारा, मतलब लोगों के द्वारा चुना हुआ जो प्रतिनिधि होता है वही है ना, वही ऐसे फैसले लेने चाहिए। भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है, इस बात पर भी सहमति थी। तो भारत के विकास का अर्थ क्या है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है, इस बात पर भी सहमति थी। क्या है वामपंथ और क्या है दक्षिणपंथ। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करता है और इन तबकों को फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करता है। दोस्तों, तो वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है, माने गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। तो वामपंथ क्या है, गरीब और पिछड़े सामाजिक लोगों को तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों पेपर की दृष्टि से। दक्षिणपंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानता है कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। तो दक्षिणपंथ उन लोगों से है ना, जो बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो दक्षिणपंथ पेपर से दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिणपंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था के में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। आगे दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं।
विकास की धारणाएं। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवाद से परे नहीं होती है। तो क्या तरीका है दोस्तों कि मिसाल के लिए जो इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे थे उद्योगपति इस्पात के किसी भी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी भी आदिवासी के विकास का अर्थ अलग अलग होगा। माने आदिवासी के लिए क्या होगा, विकास का अर्थ अलग अलग होगा और इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती है। आगे देखा है दोस्तों, लोग बाग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते हैं, है ना। पश्चिम का हवाला देते हैं। विकास का पैमाना पश्चिम मुल्क है, माने पश्चिम के देश है। विकास का अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना। विकास का क्या अर्थ है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ होता है कि पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना, माने पश्चिमी देशों की तरह आधुनिक होना। जैसे अमेरिका की तरह पश्चिम मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो विकास का अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ होता है कि पश्चिमी औद्योगिक देशों का तरह होना। पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। और सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवादी तथा उदारवाद का उदय हुआ। उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी अलग आधुनिकीकरण को समृद्धि और भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता है। तो पूंजीवादी उदारवाद का उदय हुआ, आधुनिकीकरण को समृद्धि और भौतिक प्रगति को वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। आगे दे रखा है दोस्तों, आगे हम पॉइंट बात करते हैं आपको। विकास के दो मॉडल थे, पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, है ना। विकास के दो मॉडल थे, पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था जो यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था। दूसरा समाजवादी मॉडल, इसे सोवियत संघ ने अपनाया था, और इन दोनों विचारधाराओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चल रहा था। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे, और ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत ही कम थे दोस्तों। उसके बाद क्या देखा है, आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा इसका होगा दोस्तों, सरकार का होगा। आगे क्या देखा है दोस्तों, ये आपका दिखा रखा है, पिक्चर है। योजना आयोग के सदस्यों को संबोधित करते हुए नेहरू जी। योजना आयोग दोस्तों पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में, माना योजना आयोग की स्थापना कब किया गया, 1950 में। भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए ही यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है, और इसकी सिफारिश तभी प्रभावकारी हो पाती है जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूरी करे। जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई उसमें इसके कार्यों के दायरे का उल्लेख करते हुए कहा गया है। तो योजना आयोग की स्थापना कब किया गया दोस्तों, मार्च 1950 में, ठीक है। अभी दोस्तों योजना के आयोग के जगह नीति आयोग बन चुका है, तो उसके बारे में बात करते हैं। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, है ना। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना की। यह संस्था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। तो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। नियोजन दोस्तों, नियोजन बात करेंगे। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ और इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से कि बॉम्बे प्लान किसे कहते हैं। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ और इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। ठीक है दोस्तों, 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ और इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से।
आगे हम बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये कार्टून दिखा रखा है विलेज रियलिटी सेंट्रलाइज प्लानिंग, है ना। तो विलेज रियलिटी कैसी है और सेंट्रलाइज प्लानिंग कैसी है उसको दिखा रखा है दोस्तों। आगे बात करते हैं क्या दिखा रखा है दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों नेबर से डाई, है ना, नेबर से डाई। उसके बाद दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं क्या दे रखा है दोस्तों। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ। तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ। 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंचा और 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक यह माहौल जारी रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी थी, है ना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी थी। इस वक्त तक नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड़ गया था, धीमा पड़ गया था और भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर का विराम देने का फैसला किया। तो दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में, है ना, तैयार किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गया और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 योजना के समय तक माहौल जारी रहा और चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी थी। और क्या देखा दोस्तों, सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर का विराम देने का फैसला किया। पंच बने क्या होता है, 5 वर्ष के लिए जो योजना बनाया जाता है उसके लिए विराम देना था। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दे रखा है दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की कोशिश देश को गरीबी के मकड़ जाल से निकालने की थी। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में एक के.एन. राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना से ज़्यादा जोर कृषि पर क्षेत्र पर था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया, है ना दोस्तों। भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजना के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 और इसके जो विशेषज्ञ थे के.एन. राज युवा अर्थशास्त्री थे और चाल धीमी रखनी चाहिए, तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। और पहली पंचवर्षीय योजना ज़्यादा से ज़्यादा खेती पर जोर दिया गया, माने एग्रीकल्चर पर, माने कृषि पर जोर दिया गया। और भाखड़ा नांगल, है ना, जैसी विशाल योजनाओं के लिए बड़ी धन राशि आवंटित की गई और इसमें इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई क्षेत्र में भी निवेश किया गया दोस्तों। आगे बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या है दोस्तों। औद्योगिकरण की तेज रफ्तार। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया। पी.सी. महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्री और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश थी तेज गति से संरचना में बदलाव करने की थी। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया और इस संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद मिली। बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। पी.सी. महालनोबिस अर्थशास्त्री थे, है ना। और पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश था तेज गति से विकास करना चाहिए, है ना दोस्तों। उसके बाद देखा है दोस्तों कुछ समस्याएं भी थी। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने से में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। तो कुछ समस्याएं भी थी। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य माने विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। दोस्तों पेपर की दृष्टि से केरल का मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया है उसे केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता रहा है। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और औद्योगिक आधार की तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रहा है। इसके बावजूद केरल में साक्षरता दर 100% है, आयु प्रत्याशा बड़ी है और वहाँ शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर और जन्म दर भी कम है। केरल में लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया है। तो दोस्तों, पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि केरल मॉडल से क्या अभिप्राय है या केरल मॉडल क्या है। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता अपनाया गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में शिक्षा माने एजुकेशन, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया है। दोस्तों, केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है। केरल में साक्षरता दर 100% है। दोस्तों, आयु प्रत्याशा बड़ी है, वहाँ शिशु मृत्यु दर कम है, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर भी कम है। केरल में लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे मुख्य विवाद में कृषि बनाम उद्योग। तो हम एक बड़े सवाल से पहले ही परिचित हो चुके हैं कि यह सवाल है कि भारत जैसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किसमें JC कुमारपा 1892 से 1960, असली नाम JC कार्नेलियस, अर्थशास्त्री एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंग्लैंड में एवं अमेरिका में शिक्षा, महात्मा गांधी के अनुयायी, गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश, इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक, योजना आयोग के सदस्य के रूप में योजना प्रक्रिया में हिस्सेदारी। आगे दे रखा है दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है आपका, बात करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास की रणनीति का अभाव था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या है, उद्योग पर जोर दिया गया था, है ना, कृषि पर जोर नहीं दिया गया था, तो अभाव था। इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों में चोट पहुंची। तो इस दौरान क्या हुआ, उद्योगों पर जोर देने से क्या होगा, खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। JC कुमारपा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्री ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात कही है। दोस्तों, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। निजी माने प्राइवेट, जैसे प्राइवेट स्कूल हो गया दोस्तों। क्षेत्र बनाम सार्वजनिक, सार्वजनिक माने पब्लिक प्लेस जो सबके लिए होता है, जैसे सरकारी अस्पताल। तो निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। विकास के जो दो जाने माने मॉडल थे, भारत ने उनमें से किसी को नहीं अपनाया। पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया, भारत ने यह रास्ता नहीं अपनाया कि विकास का समाजवादी मॉडल भी अपनाया जिसमें निजी संपत्ति खत्म कर दिया जाता था और हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता था। तो भारत ने इस मॉडल को छोड़ करके भारत ने न तो निजी क्षेत्र न बना सार्वजनिक क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। दोस्तों, एक कार्टून दे रखा है आपका। प्रस्तुत कार्टून में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विवाद दिखा रखा है। दोस्तों, क्षेत्र के पक्ष में केंद्रीय मंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अजित प्रसाद, जैन कैलाश नाथ, काटजू जगजीवन राव, TT कृष्णमाचारी, स्वर्ण सिंह, गुलजारी लाल नंदा एवं B केसर आदि को दिखाया गया है। दोस्तों, तो ये पब्लिक सेक्टर के पक्षधर थे, ये प्राइवेट सेक्टर के पक्षधर थे। दोस्तों, बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को दिखाया गया है। खेती, किसान, व्यापार, उद्योग का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योगों को रखा और उसने आधारभूत ढांचा प्रदान किया। राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किए। तो किसानी, व्यापार, उद्योग का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। राज्य ने अपने हाथ भारी उद्योगों को रखा और आधारभूत ढांचा प्रदान किया। राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किए। दोस्तों, आगे देखा दोस्तों, बात करते हैं। सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र
जाने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्र की मुनाफा कमाने में मदद की। इसके अतिरिक्त मदद गरीबी की होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक नया मध्य वर्ग उठ खड़ा हुआ, जो बगैर खास जिम्मेदारी की मोटी तनख्वाह सहित अन्य सुविधाओं को भोग रहा था। इस अवधि में गरीबी में ज़्यादा कमी नहीं आई और गरीबों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में भले ही कम हुआ, लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो क्या तरीका देखो, सरकार ने उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र के लिए तैयार नहीं था। सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्र को मुनाफा कमाने में मदद की। मदद गरीब की होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप नया मध्य वर्ग उठ खड़ा हुआ। बगैर खास जिम्मेदारी की मोटी तनख्वाह माने मोटे पैसे मिल रहे थे और अन्य सुविधाओं को क्या कर रहे थे, भोग कर रहे थे। इस अवधि में गरीबी में ज़्यादा कमी नहीं आई। गरीबों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में भले ही कम हुआ, लेकिन उनकी संख्या में गरीबों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।